हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अन अकेडमी चैनल पर और आप देख रहे हैं टुडे इज द डे दैट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। यूएनओ ने ये दिवस 2010 में मनाना स्टार्ट किया था क्योंकि आपको पता है द वे डेडिकेटेड एपीजे अब्दुल कलाम वाज, जिस तरह से वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, जिस तरह से वो एट द एंड अंतिम लेक्चर भी उनका गुवाहाटी में चलता रहा, तो आप देख रहे होंगे उनकी जो पर्सनालिटी है इट इज रियली लाइक साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, एज ए टीचर, एज ए ब्यूरोक्रेट, मतलब एक तरह से वो प्रेसिडेंट के तौर पे भी रहे। तो एपीजे अब्दुल कलाम का कैरियर अपने आप में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। कहां एक सुदूर दक्षिणवर्ती इलाके से बिल्कुल गरीबी से उठते हुए और भारत के सबसे ऊपर शिखर पर पहुंचना अपने आप में ये इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा नमूना है जो अब्दुल कलाम ने दिखा दिया। तो इसी प्रकार से हमें भी बनना है और आज मेरा आपके लिए 12:30 पर और हो सकता है 12:30 पर नहीं तो 11 PM पर आपका आज एक लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन कि अब्दुल कलाम आजाद जी किस प्रकार ये चाहते थे कि आत्मनिर्भर भारत बने और विजन 2020, आपको पता है 1998 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो लेट मी सी कि कितने लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एकदम क्लियर है सारी बात। तो क्या हम लोग क्लास को स्टार्ट कर दें दोस्तों? कैन आई स्टार्ट द क्लास गाइज? ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देखिए आज का लेक्चर, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बिल्कुल चीजों को बेसिक से लेके चल रहा हूं और फिर हम लोग बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग स्पीड के साथ में हम लोग सीधा जो शिखर वाले टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग को कवर करेंगे, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। लेकिन हमेशा हमारा आधार जो है, द रूडिमेंट्स, द कॉन्सेप्ट, इट शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। हमेशा हमारे बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। तो पहले हम लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट? तो टुडेज क्लास इज दिस। और आपको पता है उड़ान की टीम पूरी तरह से सुसज्जित है आपके लिए, पूरी भरकस हर तरह से तैयारी करने के लिए, राइट? तो देखिए आपके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और अनाउंसमेंट बता दूं कि दिस एग्जाम स्ट्रेटेजी वीडियो इट विल कम टुमारो एट 8 AM। सुबह 8 बजे आपको यह वीडियो मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर कैसे बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कितना पढ़ें, किस प्रकार सब कुछ होगा। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं और उसके लिए मैंने एक पैनेशिया रामबाण ये निकाल दिया है। आई एम कम विद ए वीडियो। आप अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना अभी से कि लिस्ट ऑफ बुक्स, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है, कौन कौन सी मैगजीन्स को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। न्यूज़पेपर यदि आप हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से हैं तो कौन कौन से न्यूज़पेपर को कवर करें, हम लोगों को कितना सुने। सो द प्रिपरेशन फॉर CSE 2021, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा एंड आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइव क्लास एट 8 AM टुमारो ऑन 16th of October। तो इस डेट को मैं डिस्कस करूंगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो ये आपके लिए बहुत बहुत मददगार होने वाला है। सो गुड मॉर्निंग रश्मि प्रजापत, तमन्ना, जमजम, मोनिका, देवी राजपूत, तो सभी का गुड मॉर्निंग, शुभकामनाएं। और विपिन भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो दिस इज माय रेफरल कोड, माय रेफरल कोड इज दिस, और इसकी मदद से आपको तुरंत प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आपको एजुकेटर से कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, यहां पर 10% के अलावा और भी मैं कुछ डिस्काउंट प्रदान करूं तो आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ का जो क्वेश्चन है आपका, बार बार एक पीडीएफ का सेक्शन आता है दोस्तों, बार बार जो आप पीडीएफ पूछते हैं उस पर मैं एक बार आपको बता दूं कि मैंने जो आपको लिंक दिया है वहां पर पीडीएफ आपको मिलेंगी, लेकिन ऑन द सेम डे नहीं, 2-3 दिन के बाद मिलेंगी। एकदम क्लियर है? यस, ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की बुक। सर योर वॉइस इज वेरी मार्वेलस, थैंक यू जितेंद्र मिश्रा जी, थैंक यू। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरुआत कर देते हैं। लीजिए, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ा था, यस और नो? मैं आपके लिए स्क्रीन को अच्छे से बड़ा कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। और मैंने आपसे मेरे प्रीवियस लेक्चर में प्रोटीन के बारे में एक एक चर्चा कर ली थी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट को और फैट को।
तो क्वाशियारकॉर, मैरस्मस सब कुछ पढ़ लिया था, याद है आपको। अब हम आ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। किसका बहुलक होता है? C6H12O6 का बहुलक होता है कार्बोहाइड्रेट। यस और नो, एकदम क्लियर है। CHO 2:1 के रेशियो में, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में अनुपात कितना है? 12:6। इसका मतलब 2:1, एकदम क्लियर। अब देखिए हम लोग जो रोजमर्रा की ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर में जो एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो कैसे बनता है दोस्तों? तो वहां पर कहीं ना कहीं हमको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, C6H12O6, और हमें ऑक्सीजन के माध्यम, हमारे ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन आता है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर देता है दोस्तों? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर निर्माण करता है, राइट, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर निर्माण करता है एटीपी का। और एटीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा, द एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी इसे ही कहा जाता है, एकदम क्लियर। तो प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप हैं, हमें जो ऊर्जा चाहिए वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो डेली ऊर्जा का रिसोर्स यही है। और खिलाड़ी लोग जो तुरंत ऊर्जा लेते हैं, देखिए हम लोगों को शरीर में यदि कोई ऑपरेशन होता है, पाचन संबंधी कोई गड़बड़ी होती है, गले का ऑपरेशन हुआ है, तो हमारे को तुरंत क्या कर दिया जाता है? ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी जाती है। एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, हम जब भी खाना खाते हैं, व्हेनेवर वी ईट, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स, आपको पूछा जाए पाचन क्या होता है, तो बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है? C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज क्या है दोस्तों? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज है इसका कार्बोहाइड्रेट है इसका बहुलक, C6H12O6 का बहुलक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली किसमें टूटेगा दोस्तों? ग्लूकोज में, C6H12O6 में। और यही हमें एटीपी के निर्माण में मदद करेगा। और हमारे शरीर में दोस्तों जो 37,200 कोशिकाएं हैं, ईच एंड एवरी 37,200 अरब कोशिकाएं, इतनी कोशिकाएं, समस्त कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एकदम क्लियर, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए, तो हमें जब भी कुछ भी हमारा ऑपरेशन होता है तो हमें ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी जाती है, क्योंकि बजाय पूरा पाचन होने के बाद में छोटी आंतों में, स्मॉल इंस्टेंटाइन में मौजूद माइक्रोविलीज, सूक्ष्मांकुर की मदद से जो पोषक पदार्थ पूरे शरीर में, रक्त में पहुंचता है, उसकी बजाय डायरेक्टली ग्लूकोज हमारे ब्लड में दे दिया जाता है, ताकि पाचन वाले पूरे प्रोसेस को बाईपास कर दिया जाए। एकदम क्लियर? यस यस, गुड मॉर्निंग। यस, सो बिग मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और यही प्रक्रिया डाइजेशन या पाचन कहलाती है। प्रोटीन एक बड़ा अणु है, बड़े अणु से छोटा अणु, एमिनो अम्ल का बनना। एमिनो अम्ल किसका? एमिनो अम्ल ही का ही बहुलक क्या होता है? प्रोटीन। तो बड़े अणु से छोटे अणु में टूटना, यही क्या कहलाता है? यही जो है डाइजेशन कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कण को याद रखना, शरीर में जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो वो सदैव ग्लाइकोजन के रूप में हमारी या तो मांसपेशियों में, मसल्स में, या फिर लिवर, यकृत में संचित रहता है। ये भी पॉइंट एकदम क्लियर। अब तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का, राइट, ग्लूकोज का। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के कण जब भी हमारे दांतों में, हम लोग रात में ब्रश नहीं करते और उसके कारण कार्बोहाइड्रेट के कण जमा हो जाते हैं, वहां पर एसिडिक पूरा पदार्थ बन जाता है, और विशेषकर मीठे पदार्थ से। और इसके कारण क्या होता है? हमारे दांतों के अंदर डिके या क्षय होता है। इसीलिए बोला जाता है सुबह शाम दोनों समय हमको ब्रश करना चाहिए। एकदम क्लियर। अब देखिए, आपको एक रेशियो पता होना चाहिए।
प्रतिदिन आहार का 55 से 60% हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग प्रतिदिन की आवश्यकता का 60% लेते हैं, राइट। और वसा जो है हम लोग लेते हैं 25% कुल ऊर्जा की आवश्यकता का। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन ये हम लेते हैं टोटल 15%। तो सबसे ज्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये तुरंत ऊर्जा देता है। तो आप देखते होंगे, आपने हम भारतीयों की जिंदगी कैसे देखी है, रोटी और अनाज, मतलब रोटी खा रहे हैं हम लोग या तो मक्के की या फिर गेहूं की या बाजरा की या फिर चावल खा रहे हैं, और सब्जियां खा रहे हैं। तो सब्जियां तो हमें पोषण पदार्थ देती है, मिनरल्स देती है, लेकिन जो ये रोटी अनाज है, सीरियल्स है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट देता है जो हमारे शरीर को चलाने में मदद करेगा। एकदम क्लियर हो रही है बात, एकदम क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए जितने भी अनाज हैं जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, मिलेट, बिस्किट, शहद, गुड़, चीनी, आलू, केला, तो ये जितने भी स्टेपल फूड है ये हमें सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं एज ए ग्लूकोज। एकदम क्लियर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल अनामिका दुबे सही कह रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। अब टेक्निकल सेक्शन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य नाम पर बात कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको, जब भी लैक्ट शब्द का प्रयोग हो जाए तो लैक्ट का मतलब लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब दुग्ध शर्करा। एकदम क्लियर। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो होती है वो प्रकृति में, नेचर में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। दोस्तों साथ में लाइक का बटन जरूर दबा दो यार, एक लाइक का बॉस बनता है, एक लाइक तो बनता है बॉस, है ना। अब देखिए सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, और ये शहद या फलों में पाई जाती है। एकदम क्लियर। सुक्रोज, सुक्रोज जो है इसे हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, लैक्टोज जो दूध में पाई जाए। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, है ना, है ना। एकल शर्करा, द्विशर्करा और बहुशर्करा, राइट। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तीनों क्या होते हैं अभी सब कुछ बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो लैक्टोज एकदम क्लियर हो गया, दुग्ध शर्करा, याद रखना, मिल्क शुगर। फ्रक्टोज चीनी, फ्रक्टोज शहद में या फलों में पाई जाने वाली, ठीक है। सुक्रोज ये टेबल शुगर है जो गन्ने, चीनी या चुकंदर में पाई जाती है। एकदम क्लियर। माल्टोज, माल्ट शर्करा जो हमारे अनाज में पाई जाती है। याद रखना, माल्टोज है माल्ट शर्करा जो हमारे अनाज में पाई जाती है। गैलेक्टोज, ध्यान रखना, दिमागी शर्करा को, मस्तिष्क की शर्करा को क्या कहते हैं हम लोग, गैलेक्टोज कहते हैं। बिल्कुल याद रखना, ठीक है। गैलेक्टोज ब्रेन शुगर। अब देखिए आगे चलते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड शुगर, ठीक है। रक्त में जो शर्करा है या फिर जो अंगूर में शर्करा है। तो मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज कर दूं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी आप एकदम सही कह रहे हैं। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, राइट। जितना ज्यादा आप लोग प्रश्न पूछते हैं उतना ही मजा आता है। तो सुनिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। लैक्टोज, लैक्ट जहां भी शब्द आता है दुग्ध शर्करा। फ्रक्टोज फ्रूट, पूरे प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। सुक्रोज जो गन्ने में, चीनी में, और गन्ना चीनी, ये चीनी हम लोग कहां रखते हैं, टेबल पे, इसीलिए इसको टेबल शुगर कह दिया। माल्टोज, माल्ट शर्करा, माल्टोज का मतलब क्या है, जो अनाज में पाई जाती है वो है माल्ट शर्करा। गैलेक्टोज जो ब्रेन में, दिमाग में पाई जाए वो मस्तिष्क शर्करा। और ग्लूकोज जो अंगूर में, द्राक्ष में, रक्त में पाई जाती है वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का बहुलकी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एनसीईआरटी को मैं आपके सामने रखूंगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम,
है ना, जितने भी बोन से रिलेटेड सिस्टम है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर वगैरह सब कुछ, राइट। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां, इम्यून सिस्टम, सभी के बारे में बेसिक बात करेंगे। फिर एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे सीधा जो टेक्निकल सेक्शन है हमारा, एकदम क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर 3 टाइप्स। तो मोनोसैकेराइड्स कौन होते हैं दोस्तों? मोनोसैकेराइड्स जिसमें एकल शर्करा है, राइट। जैसे ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, और इसमें कार्बन का यदि अलग ग्रुप है तो ये फ्रक्टोज है और ये गैलेक्टोज है, एकदम क्लियर। तो गैलेक्टोज क्या है? दिमागी शर्करा। फ्रक्टोज क्या है? फलों की शर्करा। ग्लूकोज क्या है? चीनी या गन्ने की शर्करा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलो, माल्टोज क्या था? अनाज में शर्करा। स्यूक्रोज क्या है? चीनी या गन्ने की शर्करा। लैक्टोज क्या है? दुग्ध की शर्करा, एकदम क्लियर। तो ये द्विशर्करा हैं। आपको मैं परमानेंट ये भी बताने वाला हूं कि माल्टोज किन किन 2 एकल शर्करा से मिलकर बने होते हैं, स्यूक्रोज किन 2 एकल शर्करा से। तो 3 पॉइंट याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, GFG। GFG हमेशा याद रखना, GFG ये होते हैं मोनोसैकेराइड्स, और SLM ये होते हैं डाइसैकेराइड। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स क्या है? जो पेड़ पौधों में होते हैं, स्टार्च। एक बात याद रखना, आलू में स्टार्च होता है, बनाना केले में स्टार्च होता है। पौधे ने ये सब अपने ऊर्जा के लिए बनाया, लेकिन खा कौन जाते हैं? हम लोग खा जाते हैं। तो स्टार्च क्या है? जो पादप अपनी ऊर्जा के लिए बना रहा है वही स्टार्च है। सेल्यूलोज क्या होता है दोस्तों? दुनिया में सबसे ज्यादा जो कार्बनिक पदार्थ है, जो नेचुरल कार्बनिक पदार्थ है, वह सेल्यूलोज ही है। और सबसे ज्यादा सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है दोस्तों? कॉटन में, याद रखना, लगभग 90% कॉटन में सेल्यूलोज पाया जाता है। और जितने भी घास और जितने भी प्रकार के ये पेड़ पौधे हैं वो सब सेल्यूलोज से मिलकर बने। क्या मानव सेल्यूलोज का पाचन कर सकता है? और ये मवेशी कैसे सेल्यूलोज का पाचन कर देते हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग नीरज, गुड मॉर्निंग। मानव कैसे सेल्यूलोज का पाचन कर देता है? क्योंकि मानव के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया तो हैं, लेकिन वो प्रॉपर एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज को पचा सके। दूसरा, हमारे शरीर में जो एक अपेंडिक्स ऑर्गन है वो अविकसित हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने घास फूस खाना बंद कर दिया जैसे जैसे हम लोग मानव बनने लग गए, राइट। हमने अपने अनाज को बनाना शुरू कर दिया। तो बंदर तो सेल्यूलोज को पचा सकता है, मानव नहीं। रीजन इज व्हाट? 2 रीजन। पहला, वो एंजाइम हमारी आंतों में नहीं है जो सेल्यूलोज का पाचन कर सके। दूसरा, हमारे अंदर पूर्ण विकसित ग्रंथि नहीं है, पूर्ण विकसित अपेंडिक्स नहीं है। और ये सभी जानवर जुगाली, देखिए जुगाली शब्द के लिए मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं आपको, रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या होता है दोस्तों? जुगाली करना, रूमिनेशन। एक बार फिर से लिख देता हूं, रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब होता है जुगाली करना। तो ये जानवर क्या है? वापस से खाने की जुगाली करते हैं और उनको सेल्यूलोज को भी पचा सकते हैं। मानव इसको नहीं पचा सकता, एकदम क्लियर। तो सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा पाता? स्टार्च हम लोग खाते हैं। और मानव के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट संचित होता है वह कौन सा है? मानव के शरीर में ग्लाइकोजन संचित होता है, एकदम क्लियर है। हाँ भाई, लाइक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू राज पुरोहित जी, थैंक यू। लाइक में कोई कमी ना आए तो बड़ा मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, लाइक वाइक करते चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखिए पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड आपको एकदम क्लियर हो गए हैं, राइट। पॉलीसैकेराइड का यदि आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट क्या है तो वो भी पॉलीसैकेराइड। स्टार्च पॉलीसैकेराइड, राइट। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड। तो ये सभी पॉलीसैकेराइड्स हैं, एकदम क्लियर। अब देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं। माल्टोज शर्करा किसकी बनी होती है? किन किन 2 मोनोसैकेराइड्स की। तो मोनोसैकेराइड मैंने आपको क्या बताया था? GFG, मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। जबकि SLM
मतलब क्या हो गया, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये द्वि शर्कराएं। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज किन किन से मिलकर बनाए? तो देखिए आपको पता है माल्टोज किस में होता है, खाद्यान्न में। खाद्यान्न को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेरियल्स, जितने भी सेरियल्स हैं। अब हम लोग खाद्यान्न को क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे ऊर्जा ही ऊर्जा मिलती है। तो देखिए ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज से मिलकर बनाए, मतलब ऊर्जा ही ऊर्जा, एकदम क्लियर। तो ग्लूकोज से मिलकर बना है माल्टोज। दूसरा पॉइंट आया, देखिए सुक्रोज किस में होता है दोस्तों, सुक्रोज होता है चीनी में सुक्रोज होता है। और प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। तो चीनी खाने से हमें ग्लूकोज मतलब ऊर्जा मिलती है, और दूसरा पॉइंट, उससे मिठास भी मिलता है। तो फ्रक्टोज मिठास का उदाहरण हो गया और ऊर्जा भी मिल रही है। तो यह पॉइंट क्लियर हुआ, सुक्रोज खाने से मतलब चीनी खाने से हमें ऊर्जा भी मिलती है और मिठास भी मिलती है। ऊर्जा मतलब ग्लूकोज, मिठास मतलब फ्रक्टोज। माल्टोज, खाद्यान्न वाली शर्करा को खाने से हमें ऊर्जा ही ऊर्जा मिलती है, मतलब ऊर्जा एक ग्लूकोज और दो, तो दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है माल्टोज। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके। और लैक्टोज किससे बना होता है दोस्तों, तो लैक्टोज का मतलब क्या है, लैक्टोज का मतलब दुग्ध वाली शर्करा, लैक्ट, जहां भी लैक्ट शब्द आ जाए, दुग्ध वाली शर्करा। तो दूध पीने से एक तो मिलता है, ये लिखा है नहीं दिखाई दे रहा, तो ग्लूकोज, दूध पीने से हमें ऊर्जा मिलती है, और गैलेक्टोज, हमारा दिमाग भी बढ़ता है, हाँ या ना। दूध पीने से क्या बोला जाता है कि आपको ऊर्जा भी मिलेगी और आपका दिमाग भी बढ़ेगा। सो लैक्टोज में ऊर्जा मिल गई मतलब ग्लूकोज, और दिमाग बढ़ गया मतलब गैलेक्टोज। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, गैलेक्टोज का मतलब होता है दिमागी शर्करा, द ब्रेन शुगर। इसीलिए मैंने आपको पूरी तरह से एक एक पॉइंट को सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं। एनी ऑफ द कनेक्शन विल नॉट बी ब्रेक, एक भी कनेक्शन आपका ब्रेक नहीं होगा यदि आप डेली इस समय पर मुझसे जुड़ जाएंगे, राइट। डेली आप इस समय जुड़ जाएंगे तो एक भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, एकदम क्लियर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, लीजिए। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। पादप में भोजन का संचय हमेशा स्टार्च के रूप में होता है, और यह स्टार्च या तो फल में या फिर बीज में होता है। फल का उदाहरण देख लीजिए आप, केला याद रख लीजिए, तने का उदाहरण याद रख लीजिए आलू। तो तने में भी स्टार्च स्टोर्ड हो सकता है, फल में भी हो सकता है, और बीज में भी हो सकता है, सीड में भी, फ्रूट में भी, ठीक है बेटा। पीडीएफ जो है ना, मैं आपको बार बार ना बता के मैं एक बार ये बता दूं कि कांटेक्ट नंबर जो है मेरे कई स्टूडेंट्स के पास हैं यहां, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ में कभी भी सेम डे नहीं डालता, पीडीएफ में 2 से 3 दिन के बाद डालता हूं, ताकि क्या हो सके, वीडियो को आप लोग पूरा एंजॉय कर सके। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। रिवीजन अच्छा हो रहा है आपका, गुड। जंतु के शरीर में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में कहां होता है, मांसपेशियों में और लिवर, यकृत में। मानव शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है लिवर, आंतरिक, ठीक है। और वैसे त्वचा, और त्वचा में कल ही हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन प्रोटीन मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है, क्योंकि यह त्वचा में पाया जाता है, और त्वचा में भी कोलेजन प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा। एकदम क्लियर है, ठीक है। आगे चलें तो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही ग्लूकोज का बहुलक होते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही ग्लूकोज का बहुलक होते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज भी, और कार्बोहाइड्रेट, याद रखना, स्टार्च, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज सभी ग्लूकोज के बहुलक हैं। लिवर एकदम क्लियर, यस यस। अच्छा एक और बात बता दूं, ब्रेन और हार्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर, ठीक है। चलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इन्यूलिन यह फ्रक्टोज का बहुलक होता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, ग्लूकोज का बहुलक तो कौन है दोस्तों, ग्लूकोज का बहुलक कार्बोहाइड्रेट,
सेल्यूलोज, स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। लेकिन आपसे पूछा जाए कि फ्रक्टोज का बहुलक क्या होता है, यह याद रखना, इन्युलिन। फ्रक्टोज का बहुलक होता है इन्युलिन। और गुर्दे की जांच में, राइट, गुर्दे की जांच का मतलब क्या है, किडनी की जांच में इन्युलिन का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम लोग डायलिसिस पे जाते हैं, देखिए डायलिसिस को हिंदी में भी बता देता हूं क्या होता है, अपोहन। अपोहन, किसी भी व्यक्ति को यदि किडनी की प्रॉब्लम है तो हर 2, 3, 4 दिन के बाद उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। जब भी किसी व्यक्ति की किडनी पूरी खराब हो गई है तो ऐसा ना हो यूरोक्रोम नाम का खतरनाक पदार्थ, और यूरोक्रोम और यूरिया किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। आप में से सबने इस 2 शब्दों का नाम जरूर सुना होगा, एक तो बिलरुबिन, एक होता है बिलरुबिन और दूसरा होता है बिलवर्डिन। क्या बोला मैंने, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, ये दोनों क्या हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर। बिलरुबिन, बिलवर्डिन ये भाग हैं किसके, पित्त रस के। पित्त रस में पाए जाने वाले 2 पिगमेंट्स हैं, अलग अलग कलर के पदार्थ। ये हमारे शरीर में हम जो भी प्रोटीन खाते हैं उसको, वेस्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो बिलरुबिन और बिलवर्डिन, एकदम क्लियर। तो ये बात याद रखना। तो वैसे ही डायलिसिस की प्रक्रिया, जब भी किसी की किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और कुछ दिनों तक वो बिना किडनी के है तो उसके शरीर में अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, राइट। बिल्कुल सोनिका कुमारी जी ने आपको दे दिया है, आप बिल्कुल इसको फॉलो कर लीजिए। आप पर्सनली मैसेज करिए, लेकिन पीडीएफ 2 से 3 दिन बाद देता हूं ताकि आप क्लास का मजा जो है ना वो अपने आप में अलग होता है, ठीक है, ठीक है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैं करवा दूंगा, आप डोंट वरी, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सब कुछ कवर करवाऊंगा, डोंट वरी। मेंस के आंसर राइटिंग, मेंस के आंसर राइटिंग दोस्तों मैं सुबह रोज 8 AM पर लिखवा ही रहा हूं। और कल आपकी पूरी की पूरी बुक लिस्ट, पूरी जो बुक लिस्ट है कि आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है 2021 के लिए, उसके लिए सुबह 8 बजे मेरे से जुड़ जाना आप सभी लोग। अभी का भी अलार्म लगा लीजिए, वो क्लास शेड्यूल्ड ऑलरेडी है यहां पर, ठीक है। एनसीईआरटीज ही तो पढ़ा रहा हूं यार, एनसीईआरटीज के सेक्शन चल रहे हैं। तो इन्युलिन कहां पर मिलता है, पौधे, जो डहेलिया नाम का पौधा है उसकी जड़ों में मिलता है इन्युलिन, एकदम क्लियर है। अजहर अंसारी जी धन्यवाद, आप इस प्रकार की बातें करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अजहर अंसारी जी बोल रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं और भी अच्छे से कोशिश करूंगा ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता चले। थैंक यू, इसी प्रकार के मोटिवेटेड स्टेटमेंट दिया करें। गॉड प्रोटेक्ट मी, यू ऑल्सो ब्लेस्ड बाय गॉड प्रेजेंस, आप भगवान की प्रेजेंस में बिल्कुल आप भी इंशाअल्लाह आप भी तरक्की करें। अजहर जी धन्यवाद। अब देखिए सेल्यूलोज, इस प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो पार्ट है ना कार्बनिक पदार्थ, वो सेल्यूलोज है। जितनी भी घास इत्यादि में पाया जा रहा है वो सेल्यूलोज ही है। तो जंतु रेशे क्या होते हैं, याद रखना, जंतुओं में जो फाइबर हैं, हमारी त्वचा के अंदर आपको पता है ना, हमारी त्वचा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये क्या कर रहे बता रहे हैं, जंतु मतलब एनिमल फाइबर्स बता रहा है प्रोटीन को, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इलास्टिन और एक्टिन, एक्टिन और मायोसिन, इलास्टिन, इसके कारण ही तो त्वचा खिंच रही है और इनमें क्या है, फाइबर्स है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन फाइबर के रूप में होता है और पादपों के रूप में, पादपों में जो प्राकृतिक रेशा है वो सेल्यूलोज कहलाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्यूलोज कॉटन के पेड़ में पाया जाता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। सर में जोश भरा रहे, अरे बाप रे, राज पुरोहित जी, राजपूत रोहित, बहुत बढ़िया, जोश मेरे में भरा रहे। और आप भी जीवांत जाइए, एक एक सेकंड, जितनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं आप भी अपनी जिंदगी में इसी प्रकार का जीवन जीजिए और देखना आप लोग बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। कई गुना आपका जो हार्मोन सिस्टम है ना उसमें लगातार कमी नहीं आनी चाहिए। पूरे दिन भर आप भी जोश में बने रहा करो, सुबह से शाम तक। यस और नो, यस और नो कंफर्म करिए एक बार, यस और नो कंफर्म करिए। ग्लूकोज का रेखीय बहुलक, तो ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है ये, ठीक है।
यह पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इंग्लिश में बता देता हूं, सेल वॉल में, ठीक है, सेल वॉल में यह पाया जाता है, कोशिका भित्ति का यह मुख्य घटक है, ठीक है। अब इस बार के प्रीलिम्स में यह प्रश्न आया था कि पादपों में कोशिका भित्ति तो पाई जाती है लेकिन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। पादप में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। अभी 2020 के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन था, यस और नो। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पादप में जो सेल मेम्ब्रेन है, जंतुओं में जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स का मतलब क्या है? प्रोटीन और वसा की मिलकर बनी होती है। एकदम क्लियर? आया था ना ये प्रश्न, मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ कौन है? सेल्यूलोज ही है। कपास, नारियल के रेशे, लिनन, जूट के रेशे, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज। और कुछ जंतु रेशे जो फाइबर्स हैं, 6th क्लास में फाइबर के ऊपर क्वेश्चन है, यस और नो। जो 6th एनसीईआरटी है ना, मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा 6th की एनसीईआरटीज में क्या आता होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं बना सकता हूं, एग्जामिनर बना सकता है रेशो के ऊपर, फाइबर के ऊपर, जो 6th क्लास में, और यदि आपने नहीं पढ़े तो आप आंसर उनका नहीं दे सकते। एंड दैट इज व्हाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। एकदम क्लियर हो गई बात? तो ऊन, रेशम, बाल, ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। पादप में सेल्यूलोज के बने होते हैं। एकदम क्लियर? मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वो एंजाइम नहीं पाया जाता। सेल्यूलोज भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लूकोज का रैखिक अणु होता है। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मवेशियों में इनका पाचन होता है क्योंकि मवेशियों की आंतों में तो ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और मानव शरीर में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, आप सभी ने सुना होगा। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? मैं इंग्लिश में भी लिखता हूं, देखो इंग्लिश में मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये हिंदी मीडियम का चैनल है ना, इसलिए फिर भी मैं वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है अवशेषी अंग। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है अवशेषी अंग। तो मानव शरीर में जो अक्कल दाढ़ है, उस दाढ़ की आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाली जो दाढ़ आती है, ठीक है। इसके अलावा जो अपेंडिक्स है वह भी क्या है? एक प्रकार का अवशेषी अंग, उसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे काम का भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दुधारू पशु हैं उनके लिए अपेंडिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्यूलोज लकड़ी में 60%, रेयॉन रेशे में भी पाया जाता है, कागज में भी पाया जाता है, और सबसे ज्यादा सेल्यूलोज कपास में पाया जाता है, ठीक है। शर्करा को, यदि शुगर को मापना हो तो हम कौन से मीटर में मापेंगे? सेकेरीमीटर में, राइट, सेकेरीमीटर में, ठीक है। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन सारे कवर हो गए हैं हमारे आज के, ठीक है। अब हम लोग फैट या लिपिड्स को पढ़ेंगे, लिपिड्स को पढ़ेंगे। कल की पूरी एक क्लास मैंने प्रोटीन पर पढ़ाई थी, यस और नो, प्रोटीन पर पढ़ाई थी, राइट। स्टार्च और आयोडीन, देखिए जब भी कभी हमें स्टार्च का परीक्षण करना हो, किसी पत्ती में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है या किसी भी खाद्य पदार्थ में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका आयोडीन से टेस्ट करवाया जाता है। यदि ब्लू और ब्लैक रंग आए तो हम मिलावट का भी पता कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत कलर कम आ रहा है। तो आपसे पूछा जाए स्टार्च का यदि परीक्षण करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? आयोडीन से हम लोग टेस्ट करते हैं स्टार्च का। एकदम क्लियर? अनामिका दुबे जी, थैंक यू, आई एम द बेस्ट फॉर यू। मैं ऑलवेज, अभी शुरुआत हुई है, ये तो बस शुरुआत है ना। अभी मैं आपको बहुत से सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे जो है इंसाइट है ना, बहुत अच्छे इंसाइट्स देता रहूंगा। और एक और बात बता दूं दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता देता हूं, थैंक यू सो मच, यू आर प्रेजिंग। और आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप मुझे ना रुद्र गौतम, आप मुझे रुद्र गौतम नाम से फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, रुद्र गौतम, GAUTAM। और यहां पर मैं शाम को 7 PM पर एक और इंसाइटफुल सेक्शन लाता हूं डेली, और वो बेस्ड होता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट साइड के हैं, एनवायरमेंट और इकोलॉजी नहीं पढ़ाना तो सिलेक्शन नामुमकिन है। और मैं वहां पर आपको बहुत ही इंसाइटफुल कंटेंट पढ़ाता हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 7 बजे। मुझे आज का आज फॉलो कर लेना आप,
वाकई में आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं वो सभी लेक्चर। और मैंने अब तक 6-7 लेक्चर्स बना दिए हैं। साइंस एंड टेक से रिलेटेड मैंने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली लग गए 2020 के पेपर में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वसा, अब बात आ रही है वसा की। तो आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि वह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वसीय अणु भी देखिए, वसीय अणुओं की श्रृंखला दिखाऊं मैं आपको, CH3, CH2, CH2 और एक लंबी श्रृंखला CH2, COOH, यही वसीय अम्ल है। मतलब क्या होता है, COOH ये होता है इसमें, COOH। एकदम क्लियर। चलिए, तो लिपिड्स CHO के बने होते हैं। घी, तेल, मक्खन, दूध और तले हुए पदार्थों में ये होता है। गाय के अंदर कंपैरेटिवली कम वसा पाई जाती है, 3 से 4%। भैंसों में, भैंस के दूध में लगभग 7% वसा पाई जाती है। और इसीलिए जो पेशेंट होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उन्हें गाय का दूध पिलाने को बोला जाता है, क्योंकि वो सुपाच्य है, आसानी से पाचन हो जाएगा। और गाय से भी कम परसेंटेज बकरी के दूध में होता है फैट का, और इसीलिए बकरी का दूध और भी अच्छा माना जाता है। एकदम क्लियर है। बिल्कुल कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं इसे। वेरी गुड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, COOH। ठीक है, तो लिपिड्स को हम लोग लाइपो या लिपिड्स भी कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कई बार जो व्यक्ति मोटे होते हैं, नॉर्मली जिनका वेट ज्यादा होता है, आपने उनको देखा होगा कि वो फिक्स है कि वो सुबह भी 2 ही चपाती खा रहे हैं, शाम को भी 2 ही चपाती खा रहे हैं। लेकिन जिस भी दिन उन्होंने आधी चपाती या 1 चपाती भी ज्यादा खा ली, एक्चुअल में चपाती तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट उनके शरीर में फैट की तरह से काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो फैट में तब्दील हो जाता है, यही लाइपोजेनेसिस प्रक्रिया है। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज लाइपोजेनेसिस। थोड़ा सा भी यदि हम लोग ज्यादा, तो जो भी जिनका वेट ज्यादा होता है, ओबेस लोग होते हैं, ओबेसिटी है, तो याद रखना वसा का निर्माण की प्रक्रिया लाइपोजेनेसिस कहलाती है। और शरीर में यदि हम लोग नींबू का प्रयोग करेंगे, विटामिन सी का प्रयोग करेंगे, गर्म पानी का प्रयोग करेंगे, तो वसा क्या होती है, हमारे शरीर से पिघलना या घुलना शुरू हो जाती है और वो वेस्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो नींबू गर्म पानी में पीने से एक्चुअल में क्या होता है, लाइपोलाइसिस प्रक्रिया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? व्हाट इज लाइपोलाइसिस प्रक्रिया। 7 बजे की क्लास में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के एमसीक्यूज के साथ में मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करता हूं। दिस इज व्हाट 7 PM क्लास ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप अभी का भी मुझे फॉलो भी कर लीजिए। आपकी कोई पर्सनल सजेशन है या आप मुझसे कुछ चाहते हैं, मतलब कि कोई सजेशन चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस लर्निंग ऐप पर। एकदम क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए वसीय अणु होता क्या है। वसीय अणु और ग्लिसरॉल, तो ये होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो देखिए वसा एक्चुअल में किसके बने होते हैं, 3 अणु फैटी एसिड और 1 अणु ग्लिसरॉल का। और देखिए ग्लिसरॉल क्या होते हैं दोस्तों, ग्लिसरॉल वही है जो आप पियर साबुन होता है ना, जो पारदर्शी साबुन है, तो पारदर्शी साबुन में जो पारदर्शिता है वो ग्लिसरॉल के डालने के कारण आती है। हमारी आंखों में मान लीजिए जो बसंती है, हमारी बसंती का नाम क्या है, हेमा मालिनी जब उस मूवी में रोने का प्रयत्न करती हैं और उनको रोना नहीं आता, तो वो अपनी आंखों में क्या डालेंगी, ग्लिसरीन डालेंगी। तो ये ग्लिसरीन ये वही है जो आंखों में कृत्रिम आंसू के लिए, आर्टिफिशियल टीयर के लिए, और दूसरा पॉइंट यह पारदर्शी साबुन बनाने में भी काम करता है। एकदम क्लियर है। तो ट्राइग्लिसरॉइड्स इसे कहते हैं और मोम को मोनोग्लिसरॉइड कहते हैं। ठीक है,
तो ट्राई क्यों कहते हैं? तो आपसे कभी पूछा जाए वसा एक प्रकार के ट्राइग्लिसरॉइड हैं या वसा एक प्रकार के मोनोग्लिसरॉइड है, तो आंसर गलत हो गया, लाइन को तुरंत एलिमिनेट कर देना। ये प्रश्न आते हैं इस प्रकार प्रीलिम्स में, वसा एक प्रकार के मोनोग्लिसरॉइड है, गलत हो गया। मोम होते हैं मोनोग्लिसरॉइड, जिसमें एक अणु वसीय अम्ल होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। चलिए, तो मोम जो वैक्स होता है वो एक अणु उसमें फैटी एसिड होता है और एक अणु ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल एक प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों? ग्लिसरॉल एक प्रकार के CH3 CH2 डॉट डॉट डॉट, यहां पे OH आ जाएगा, OH अल्कोहल, तो एक प्रकार के अल्कोहल होते हैं ग्लिसरॉल। और साबुन का जो बाय प्रोडक्ट, साबुन के साथ में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं? ग्लिसरॉल। कृत्रिम आंसू को लाने के लिए भी ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ, अनामिका ने जो दिया है, अनामिका जी थोड़ा सा गलत हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राज पुरोहित जी गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल। एक बार कांटेक्ट नंबर चेंज कर लीजिए अनामिका जी, है ना? अनामिका जी एक बार कांटेक्ट नंबर शायद आपने टाइप करने में गलती कर दी है। ग्लिसरीन कहते हैं साबुन को पारदर्शी बनाने में इसका प्रयोग होता है। और एक चीज देख लीजिए, प्रति ग्राम पर ग्राम जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो कार्बोहाइड्रेट केवल 4 किलो कैलोरी देता है, जबकि वसा हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। जब भी कोई व्यक्ति उपवास करता है या व्रत करता है तो उस समय पर उसके शरीर में मौजूद वसा ही बर्न होती है, उसका दहन होता है और वो एनर्जी में, वसा ही टूटकर एनर्जी में तब्दील होती है। जब हमने कई सालों तक, कई दिनों तक उपवास किया, है ना? आपने सुना होगा जो हमारे भगत सिंह थे, राइट, उन्होंने कई 61 दिन का उपवास किया था, आप सभी को याद आ रहा होगा, है ना? आपने एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा जो आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग करने वाले, आपको पता होगा पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो अलग होकर बना था, पोट्टी श्रीमालू जो थे, पोट्टी श्रीरामल्लू, वो 56 दिनों के उपवास पर रहे और फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। और एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई कि अब तो आंध्र प्रदेश को आपको भाषाई आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अलग करना होगा। यस, एकदम क्लियर है, बिल्कुल। अब मोहम्मद रजिक जी ने बिल्कुल सही नंबर दे दिया, देख लीजिए। मोहम्मद रजिक जी धन्यवाद, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू। इस प्रकार के सपोर्ट हमेशा रखना, है ना? बिल्कुल, थैंक यू। तो वसा में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदायक होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ना 2 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है। आपको साफ कैलकुलेशन दिख रहा है यहां, यस और नो? बिल्कुल। देखिए IAS राज तिवारी ने, देखिए शायद मुझे 58 दिन का याद नहीं आ रहा, 56 दिन पड़ा है, हो सकता है दिनों में कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामल्लू ने 58 दिन आमरण अनशन, शायद हो सकता है, मुझे याद आ रहा है ये 56 डेज था। सो बहुत बढ़िया, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मान किसका होता है दोस्तों? तो मैं आपको 1-2 पॉइंट क्लियर कर दूं। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मान होता है फैट या वसा का, उसके बाद मान होता है अल्कोहल में। अल्कोहल में 7 किलो कैलोरी होता है, याद रखना, 7 किलो कैलोरी। वसा में 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन में कितना किलो कैलोरी होता है दोस्तों? 4.1 या 4.2 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है? 4 किलो कैलोरी। एकदम क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये सभी याद रखना। हाँ जी, जितेंद्र मिश्रा, दीपा उपाध्याय, सभी ने बता दिया 56 डेज था, है ना? मेरे को याद आ रहा था पोट्टी श्री रामल्लू, वो 56 डेज ही है ना? तो दोस्तों कल का लेक्चर जरूर अटेंड करना और आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये बुक लिस्ट आपके पूरे लाइफ टाइम काम में आने वाली है, राइट? और मैं आपको कुछ मोटिवेटेड बात भी बताऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे हैंडलिंग करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स को। एक 360 एनालिसिस को मैं कल सुबह 8 बजे बताने वाला हूं, ठीक है? आप जरूर ज्वाइन हो जाना, अभी से उसका अलार्म लगा दीजिए। तो कैलोरीफिक मान सबसे ज्यादा है वसा का। भूख हड़ताल पे कोई उपवास पर रहता है तो जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो नीचे की पतली लेयर है, ठीक है, उसके अंदर वसा ही जमी हुई है। और जो वसा वो खतरनाक होती है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, उसी पर जब यूवी रेस पड़ती है तो विटामिन डी का उत्पादन होता है। याद रखना ये बात,
यूवी रेज में विटामिन डी नहीं होता, हमारे शरीर में जब वो टकराती हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो बैड ऑयल है वो कैल्सीफेरॉल में तब्दील होता है। एकदम क्लियर है। हाँ, नितेश दुबे ने चेक कर लिया है, बोल रहे हैं 56 दिन ही है। थैंक यू थैंक यू। अब देखिए, शरीर के निर्माण में ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट वसा बाद में खर्च होती है। देखिए, हमारे शरीर को जब भी आवश्यकता होती है ना, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बहता रहता है और उसमें इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। जो पैनक्रियाज का मतलब अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है, ग्लूकागॉन भी निकलता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और उसी अग्नाशय ग्रंथि का, पैनक्रियाज का ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है और इससे ये लगातार एक बैलेंस चलता रहता है। एकदम क्लियर है। और इसी बैलेंस के कारण जब भी किसी का इंसुलिन खराब हो जाता है या नहीं निकल पा रहा तो उनको डायबिटीज हो जाता है। एकदम क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट या हमारे त्वचा, आंत में और हमारे यकृत और मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजन है वो टूटकर ग्लूकोज में तब्दील होता है और उसी से ऊर्जा बनती है। एकदम क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और वसा, जब हमारे शरीर में ग्लाइकोजन नहीं रहेगा तो हम लोग वसा से ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। एकदम क्लियर। तो देख लीजिए, फैटी एसिड, अब टेक्निकल पॉइंट पे आने वाले हैं। तो फैटी एसिड का मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही बता दिया था, देख लो दोस्तों। ये फैटी एसिड है, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड भी हो सकता है ना। ठीक है। अब देखिए एक बात, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम का सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है और आपकी डे टू डे लाइफ में आपको जिंदगी में पता होना चाहिए। संतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि कार्बन और कार्बन की श्रृंखला के बीच में एकल बंध है, यदि यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यदि यहां पर एकल बॉन्ड होता तो ये सैचुरेटेड होता। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति संतृप्त है, मान लीजिए भगवान गौतम बुद्ध अपने आप में अपनी जिंदगी में संतृप्त हो गए थे, उन्होंने ये सभी लौकिक और पारलौकिक चीजों पर पूरी तरह से एक सफलता अर्जित कर ली थी। लेकिन हम लोग तो पूरे माया जाल में अभी भी घूम रहे हैं, हाँ या ना। और ये पूरी पृथ्वी एक माया जाल के तौर पे भी कह सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है, संतृप्त जो हो गया वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। तो संतृप्त जब ये हो गया तो संतृप्त जो होते हैं ना दोस्तों फैटी एसिड, उनका टेम्परेचर वो जो है ना जमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो संतृप्त हैं और परमानेंट हमारी त्वचा में बस जाएंगे। असंतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं वो बाद में भी रिएक्ट कर सकते हैं। एकदम क्लियर। तो संतृप्त वाले में सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त वाले में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो इनके बॉन्ड को तोड़कर हम लोग हाइड्रोजनाइजेशन प्रक्रिया करके, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया करके, और फिर हम लोग क्या बना सकते हैं? हम डालडा बना सकते हैं। एकदम क्लियर। तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एकदम क्लियर है। हाँ प्रगति जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। गोट में, बकरी में 2.4% होता है। धन्यवाद आपका, बहुत बार कमेंट कर दिया आपने, रिपीट, मैंने देख लिया बेटा आपका कमेंट, है ना। इसका गलनांक तो सैचुरेटेड का देखिए, इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक कम होता है। तो असंतृप्त वाले जो है ना, अनसैचुरेटेड, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होते हैं, जबकि सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में होते हैं। अब जब ये यदि रूम टेम्परेचर होता कितना है दोस्तों? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि केल्विन में लिखूं तो 300 केल्विन। इस पर यदि ये जमने की प्रवृत्ति रखते हैं तो सोचिए, हमारे शरीर का तो 37 डिग्री है, तो शायद वहां भी जम जाए। और यदि ये जम जाए और नलिकाओं में जम जाए और हृदय को, हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड लाइन, द कोरोनरी वीन, द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी में यदि ये जमने की प्रवृत्ति रखे तो क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि हृदय को तो सप्लाई मिल ही नहीं रहा, तो हृदय अपना काम कैसे करेगा? एकदम क्लियर। तो इसीलिए
असंतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, संतृप्त वसा हमारे लिए नुकसानदेह है। एकदम क्लियर हो गया पॉइंट, एकदम क्लियर। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है संतृप्त, सैचुरेटेड, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो उसके उदाहरण देख लीजिए, जो हम लोग घी खाते हैं, जो साबुन है, जो जंतु की वसा है, नारियल का तेल है, पाम ऑयल, चीड़ का तेल है, ये संतृप्त में आता है ना, और वनस्पति और मछली का तेल। तो आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको यह बता दूं यहां पर कि जो अलसी का तेल है, अलसी का तेल, इसको बोलते हैं लिनसीड, लिनसीड। अलसी के तेल में सबसे ज्यादा लिनलिनिक एसिड पाया जाता है। आप लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आप सभी लोग इसका प्रयोग करते होंगे। डॉक्टर आपको जरूर ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने को बोलता होगा। तो यार आप लोग जो हैं एक तो लेट जुड़ते हैं और पीडीएफ ही पीडीएफ करते रहते हैं। पीडीएफ 2-3 दिन बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, पीडीएफ 2 से 3 दिन बाद मिलेगी, राइट। आप लोग जो हैं बार बार एक ही क्वेश्चन और आप टाइम पे कभी नहीं आते यार। टाइम पे आइए, मैंने 3-4 बार ये बात ऑलरेडी बता दी है दोस्तों, है ना। 11 AM पर जुड़ा करो यार। तो ओलिक तो लिनलिनिक अम्ल सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमारे शरीर में जमने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं लगता। ओमेगा 3 फैटी एसिड और फिश में पाया जाता है असंतृप्त। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर भाई। ये जो आपकी पर्सनल बातें हैं ना देव ए राहुल, ये बकवास बातें आप बंद कर दो यार। ये क्या तुम पढ़ने आते हो, ये आपस में आप ये लल्लो चप्पो जो करते हैं ये आप अपनी बंद कर दो, है ना। ये तुरंत बंद कर दीजिए फालतू की बकवास जो चल रही है। यू हैव टू बी पॉइंट, अदरवाइज आप अपनी जिंदगी में घनचक्कर बन के ही रह जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा ये जिंदगी कब कौन लीड करके चला गया और आप अपने उसी है ना, उसी एटीट्यूड से जिंदगी में जीते रहेंगे। यस और नो, ठीक है। अखरोट में भी होता है, बिल्कुल सही है। ओमेगा 3 फैटी एसिड को ही लिनलिनिक एसिड कहा जाता है, मछली का तेल कहा जाता है। अलसी के तेल में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लिनलिनिक एसिड, राइट, लिनलिनिक एसिड, ठीक है। चलिए अब वनस्पति तेलों में अलसी का तेल है ना, वनस्पति तेल तो सर्वाधिक सूरजमुखी के तेल में, अलसी के तेल में। और अलसी का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है। एकदम क्लियर है ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हृदय के लिए मानसिक विकास की आवश्यक है, हृदय के लिए मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों में मदद करता है, याद रखना। मछली के तेल में सबसे ज्यादा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पर हमेशा क्वेश्चन आता है। और न्यूरॉन्स, तो ये सारी बातें याद रखना, जमने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। और हमारे जो न्यूरॉन्स के लिए ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। न्यूरॉन्स जो हमारे शरीर में जो संदेश को भेजने का काम करते हैं, उनके लिए ये किस प्रकार का काम करता है, एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। और ये आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, 2 प्रकार के और होते हैं। तो असंतृप्त वसाएं जो है ना दोस्तों, वो 2 प्रकार की है। असंतृप्त वसा में मैंने आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो भी फैटी एसिड या तो डबल बॉन्ड का हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड का हो, वो असंतृप्त वसा कहलाएगा। एकदम क्लियर है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, एकदम क्लियर है, ठीक है। लॉन्ग एनर्जी के लिए यस, हम लोग क्या है, नॉन वेज या फिर वो खाते हैं फ्रूट्स, तो लॉन्ग टर्म एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन ड्राई फ्रूट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ट्रांस फैट क्या होता है और सिस फैट क्या होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये है एल्केन ग्रुप और ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आईएएस राज तिवारी जी, मैं आपको बता चुका हूं, असंतृप्त वसा जिसमें फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यदि होता है तो वो संतृप्त वसा कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, ये असंतृप्त वसा का। यदि यहां पर सिंगल बॉन्ड होता तो ये संतृप्त वसा होती, देख लीजिए, जिनमें एकल बंध पाए जाते हैं। अभी क्लियर है
है ना, अभी क्लियर है, पहले बता चुका हूं यार, आप लोग चैट वैट में तो नहीं लग जाते बार बार। चलिए इसके बाद में बात करते हैं, आगे चलते हैं। ऑल क्लियर, ओके 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 बेटा। चलिए चलिए अब देखिए ट्रांस फैट क्या होता है। देखिए सिस फैट में हाइड्रोजन दोनों एक ही तरफ हो, ठीक है, डबल बॉन्ड के एक ही तरफ हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन यदि अलग अलग पोजीशन पे है, मतलब कि एंगल बिल्कुल अपोजिट है, तो देख लीजिए हाइड्रोजन यदि विपरीत दिशा में हो तो वो तो क्या कहलाते हैं, ट्रांस फैट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है यार। क्वालिटी तो मैं बढ़ा दूं, पहले आप ध्यान से क्या करो, आप जो है हॉरिजेंटल कर लो इसको, है ना। क्वालिटी तो पूरी बढ़ी हुई है और कोई क्वालिटी में कमी नहीं है। तुम जो है ये बिल्कुल पिक्चर सबको दिखाई दे रही है ना। नुब्रा आप जो है थोड़ा सा ध्यान से एक बार हॉरिजेंटल कर लो तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ है तो सिस फैट, एकदम क्लियर। तो अब इनकी आकृति क्या हो जाती है, जो सिस फैट होते हैं अणु की आकृति गोलाकार हो जाएगी, क्योंकि वो राउंड शेप में गोलाकार, क्योंकि दोनों हैवी एलिमेंट्स एक तरफ आ गए, ठीक है। लेकिन इनकी जो आकृति होती है, जो ट्रांस फैट है, उनकी जिगजैग आकृति होती है। जब ये जिगजैग आकृति होती है ना तो ये ज्यादा गतिशील, राइट, ज्यादा गतिशील होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में जो त्रिबंध होते हैं ये, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं ट्रिपल बॉन्ड का, कार्बन ये है, कार्बन के पास 4.4 फ्री जो है 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो कार्बन जब ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो ये यहां पर 3 बंध तो ये हो गए, चौथा हाइड्रोजन का आ गया, और ये तो इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होता है, एकदम क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद कौन से होते हैं, सिस फैट, लेकिन ये जिगजैग वाले आपको ये भी पता होना चाहिए, वसा 2 प्रकार के हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त, राइट, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अब आगे बात आती है, असंतृप्त वसा भी 2 प्रकार के हैं, एक सिस फैट और एक ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट हानिकारक हैं, सिस फैट अच्छे हैं, यह बात समझ में आ गई। ट्रांस फैट में हाइड्रोजन दोनों विपरीत दिशा में होता है, देख लीजिए ध्यान से, ट्रांस फैट में हाइड्रोजन विपरीत दिशा में होता है, सिस फैट में हाइड्रोजन दोनों एक दिशा में। जब ये एक दिशा में होता है तो ये गोलाकार अणु होता है, जबकि ट्रांस फैट वाला जो वसी अम्ल है वो जिगजैग में होता है, और इसलिए इसकी गतिशीलता कम हो जाती है। गतिशीलता कम होने की वजह से एक ही जगह पर रुक जाता है, और जब ये एक ही जगह पर रुक जाता है तो जमने की प्रवृत्ति रखता है, और इसीलिए सिस फैट स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं, ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट संतृप्त वसा में खतरनाक है, संतृप्त वसा में सिस फैट अच्छे हैं, रुधिर वाहिनिकाओं में, ब्लड वेसल्स में जमने की प्रवृत्ति रखते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं सिस फैट। तो प्राकृतिक जितनी भी वसा हैं उनमें कौन से पाए जाते हैं, सिस फैट। तो दूध, घी, तेल, इसीलिए मैंने आपको दूध, घी, तेल वहां बताया था, ठीक है, संतृप्त वसा में। और जो डालडा होता है, डालडा बहुत खतरनाक है, संसाधित घी, जिसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। अब आप ये बोलेंगे यार डालडा बनाने की आवश्यकता क्यों है। देखो डालडा जो घी है ना दोस्तों, डालडा घी बहुत लंबे समय तक वो खराब नहीं होता, उसमें से स्मेल नहीं आती है। तो जितनी भी कंपनीज है वो क्या देखेंगी, वो अपना केवल अपना फायदा देखती हैं कि वो सड़े नहीं, खराब ना हो और कई सालों साल चलता रहे। और एक व्यक्ति, एक रोगी या एक आम जन सामान्य के साथ क्या है होगा या क्या है, उनको इससे कोई चिंता नहीं है। तो वनस्पति तेलों से घी का निर्माण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया किससे होती है, निकिल इसमें काम लिया जाता है एक उत्प्रेरक की तरह। तो जो वनस्पति तेल है दोस्तों, वनस्पति जो तेल है उसको निकिल उत्प्रेरक की मदद से जो ये डबल बॉन्ड है और जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इनको तोड़कर इनमें हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है। एकदम क्लियर है, हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है तो घी का निर्माण हो जाएगा। तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में
जो असंतृप्त तेल होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट, उनको सैचुरेटेड किया जाता है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है ना? ठीक है, आगे चलें, चलो चलो। तो यहां तक सारी बात एकदम क्लियर होती जा रही है, डालडा वाली बात भी क्लियर हो गई है। तो देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा एक डायग्राम दिखा दिया है, यहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन मिला रहे हैं। किसकी, कौन से उत्प्रेरक कैटलिस्ट की उपस्थिति में? निकिल में। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया। और संतृप्त वसीय अम्ल बहुत खतरनाक होते हैं, और ये कैसे वाले हैं? ये ट्रांस फैट के तौर पे, तो डालडा या वनस्पति घी या नकली घी से कहते हैं। तो पूरी बात एकदम क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। अब आपको एनसीईआरटीज को काफी हद तक समझने में एकदम आसानी हो जाएगी। अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है, उसको संतृप्त कर दिया जाता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, ठीक है। एक बात याद रखना, एक शब्द है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी दोस्तों क्या होता है, ध्यान से सुनिए, विकृत गंधिता। जब भी कभी वसा क्या होता है, देखिए ये बोतल है, तो घी, ये तेल या घी की जो भी बोतल होती है ना दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको, इस बोतल में तेल है मान लीजिए, तो ये ऊपर वाला भाग जो है ना, जो खाली गैस है, उसमें हमेशा नाइट्रोजन डाला जाएगा, क्योंकि जो वसा फैट होते हैं ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति से के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर लेते हैं। और जैसे ये एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं दोस्तों, क्या हो जाता है, कीटोन और एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, तो इनमें से दुर्गंध आती है, यही विकृत गंधिता है। यही क्या है, विकृत गंधिता। एकदम क्लियर। वनस्पति घी नहीं लेंगे कल से, बिल्कुल मत लेना यार, बहुत खतरनाक है ना। इसीलिए तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न सिर्फ आपकी जिंदगी के बारे में पता चलता है, बल्कि आने वाले कई सालों में आप बहुत लंबी छलांग कर सकते हैं यदि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक क्लियर हैं। तो बंद डिब्बा जो होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, और इससे ऑक्सीकरण ना हो पाए, और ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तो रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहां तक मेरी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो अभी थोड़ी देर में 12:30 पर या फिर 1 बजे एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, और ये पॉइंट्स आपके लिए प्रीलिम्स मेंस में भी काम के हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज जो है स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, 2010 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर किया था। एकदम क्लियर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, आपका एक तो 8 AM पर 8 बजे कल एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए मैंने बना रहा हूं, डेडिकेटेड। आप जरूर इसको देखेंगे, यस और नो, यस और नो, आप लोग जरूर इसको देखेंगे, ताकि आपको कंप्लीट बुक लिस्ट, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कैसे, कितना, कब पढ़ें, एक एनालिसिस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, एक चीजों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो कल 8 AM पर सुबह कोई भी नहीं लेता, मैं ही ले रहा हूं क्लास, वहां आ जाना। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, एकदम क्लियर। और शाम को 7 PM पर मुझे जुड़ जाइए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। माय नेम इज रुद्र गौतम, और वहां पर फॉलो कर लीजिए मुझे, वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। और मेरा अपना कोर्सेज, बहुत से कोर्सेज मैं ला चुका हूं, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी कोर्स हैं, अब एनसीईआरटी का और मेंस का क्वेश्चन आने वाला है ना, सेक्शन। और फीस बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। आपको वाकई में कंप्लीट तैयारी करनी है और बाकी सभी स्टूडेंट से ज्यादा तेजी से आगे जाना है। टाइम कैन नेवर बी क्रिएट, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। टाइम इज इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, और इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, द ओनली पेनेशिया इज, आप यदि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, यू विल गेट अ कंप्लीट पैकेज। वहां पर थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टीज ने बहुत सारे कोर्सेज इत्यादि को बनाया है। ठीक है, दीपा उपाध्याय ने मुझे फॉलो कर लिया है, आप लोग भी फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। 7 PM पर हम लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी देखेंगे, अभी का अभी आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, कोई भी बच्चा 1 महीने भी कोर्स लेना चाहे ना दोस्तों, तो 1 महीने के क्रैश कोर्स में कंप्लीट आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 1-2 सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ईयर के कोर्स में लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहेगा आपको। मैं आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे सकता हूं। तो देखिए, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती हैं, RP Certain आप लोग रेफरल कोड लगा सकते हैं,
EMI की फैसिलिटीज भी है। तो बजाय बहुत सारे डिस्टरबेंस के आपको एक बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और देखिए इतना शानदार एप्लीकेशन आई हैड नेवर सीन इन माय लाइफ, इतना शानदार एप्लीकेशन मैंने भी कभी नहीं देखा, बहुत ही इंटरेक्टिव है ये, राइट। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, यदि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आपके साथ एक पर्सनल कोच होगा। अब देखिए एक स्टूडेंट 3 से 4 साल लगा रहा है किसी चीज को, आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया, आपको एक ही साल में, देखो 3 से 4 साल का यदि आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको कई लाखों का, और यदि आप समय पर निकल गए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सो मनी इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार टाइम एंड मनी इन्वेस्टमेंट दोनों रोल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच मिल जाता है, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिल जाता है। एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय माय रेफरल कोड RPSIR10। मैं कुछ एडिशनल बेनिफिट्स और भी दे सकता हूं, तो वो भी आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल मैं हर तरह से आपकी मदद कर सकता हूं, बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन यू कैन कॉल यू शुड कॉल आफ्टर 2 PM के बाद कर लेंगे, 2 से 3 बजे के बीच में कॉल कर लीजिए। मैं बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता हूं, राइट। किसी भी विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। सो APJ अब्दुल कलाम सर के साथ वी विल मीट एट आइदर 12:30 और 1 PM पर हम लोग मिलने वाले हैं। अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे, पूरे भारत की नहीं दुनिया की महान शख्सियत, द ग्राउंडेड पर्सनालिटी, एक दूरदृष्टा, उनके बारे में बात करेंगे। और ये आपके लिए प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं कि अब्दुल कलाम जी और प्रोफेसर सतीश धवन जी ये इंदिरा गांधी जी को क्या बता रहे हैं, ये तस्वीर किससे रिलेटेड है, ये आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय द डे। लाइक करना मत भूलना, जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।